ओके, वेलकम आप सभी का। देखिए, आज का अपना जो टॉपिक है उसमें हम सबसे पहले तो बात करेंगे फेज ट्रांजिशन क्या होता है ना, क्योंकि मेम्ब्रेन जो होती हैं वो मेम्ब्रेन फेज ट्रांजिशन शो करती हैं। तो अपना टॉपिक ये रहेगा कि फेज ट्रांजिशन क्या है और कौन सी चीज़ें इसको कैसे प्रभावित करती हैं। देखो, फेज का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि लिक्विड फेज और क्रिस्टलाइन फेज। लिक्विड क्रिस्टलाइन फेज ट्रांजिशन, जैसे कि अपन ने लिपिड्स पढ़े हैं, तो लिपिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि हम अगर उनको टेम्परेचर देंगे तो वो मेल्ट होते हैं, है ना। जैसे आप लिपिड को टेम्परेचर देंगे तो वो मेल्टिंग कॉज करेगा, और मेल्टिंग से मेम्ब्रेन का जो फेज है या मेम्ब्रेन की जो अवस्था होती है उसके ऊपर चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस हमें समझने होते हैं, और वही अपन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, एक सिंपल सा वे लेते हैं अपन, है ना। जैसे अपन मेम्ब्रेन बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मल मेम्ब्रेन ले लिया आपने, तो इसकी कोई थिकनेस है, और इस समय पे आपको लेना है कि जो हमारे लिपिड्स हैं, मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड मोज़ेक के हिसाब से है, ठीक है। अगर आप इसको टेम्परेचर देंगे तो टेम्परेचर देने पे ये मेल्ट होगी, और मेल्ट होने पे इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस कम होगी। कि पहले इसकी जो मोटाई थी वो ज़्यादा थी, और अब इसकी जो मोटाई है वो कम हो जाएगी, तो थिकनेस रिड्यूस हो जाएगी। थिकनेस रिड्यूस, ये तो हो गया पहला पैरामीटर कि जैसे आप गर्म करोगे या टेम्परेचर देंगे तो मेम्ब्रेन से वो पतली हो जाती हैं। और फिर ये होता है कि अगर आपके पास एक सेम अमाउंट है और आप उसको गर्म कर रहे हो और आप कह रहे हो कि वो पतला हो रहा है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता है। दो चेंजेस आएंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो जैसे ही मेम्ब्रेन को हम गर्म करेंगे तो मेम्ब्रेन के अंदर फिजिकल चेंज आएगा, और पहला तो ये कि उसकी थिकनेस कम होगी और उसका सरफेस एरिया है वो बड़ा हो जाएगा। सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो आपके पास कोई भी जमा हुआ लिपिड है, आप उसको गर्म करेंगे तो वो फैलेगा। जैसे आप तवे के ऊपर घी डालिए ना, वो गर्म होगा तो फैलेगा तो पतला हो जाएगा, लेकिन एरिया उसका बड़ा हो जाएगा। तो सिंपली आप ये कहें कि मान लो आपके पास एक सेल है, ठीक है। अगर आप इसको टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, इसकी मेम्ब्रेन पतली हो जाएगी, लेकिन उसका सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा। थिकनेस रिड्यूस हो जाएगी, सरफेस एरिया बड़ा हो जाएगा, यानी कि मेम्ब्रेन ज़्यादा साइटोप्लाज्म को कवर कर पाएगी, लेकिन वो पतली हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम फेज ट्रांजिशन से समझेंगे, और वहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कन्फर्मेशन आते हैं। एक आता है एंटी कन्फर्मेशन और एक आता है गॉच कन्फर्मेशन, GAUCH कन्फर्मेशन, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं, तो नॉर्मली हम फॉस्फोलिपिड्स को ऐसे दिखाते हैं, जब हम इनको टेम्परेचर देंगे तो इनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, राइट। तो अगर आप किसी फैटी एसिड चेन को ऐसे टिल्ट करोगे या उसमें ऐसे टिल्टिंग आती है, अगर आप उसको टिल्ट करेंगे तो जो डायमीटर, जो थिकनेस है, वो थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर आप सेम लंबाई को ऐसे मोड़ोगे तो जो जगह ले रहा है वो जगह कम लेगा, ठीक है। तो दिस इज एंटी कन्फर्मेशन एंड दिस इज गॉच कन्फर्मेशन। कि टेम्परेचर देते ही हमारे जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर टैल्स हैं, टैल्स पूरी लंबाई के अंदर लगी रहती हैं। तो एक तो आप सीन ये दिखाते हैं,
एक तो इसकी लंबाई देखें और एक आप सीन ये दिखाते हैं जहाँ पे ये टिल्ट हो गई है। थिकनेस कम हो जाएगी। तो पहला पैरामीटर हमारे पास आया कि अगर हम मेम्ब्रेन को गर्म करेंगे तो मेम्ब्रेन के जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनके फैटी एसिड्स हैं, वो फैटी एसिड्स हैं अपने एंटी कन्फर्मेशन से गोस्ट कन्फर्मेशन में जाते हैं और उसमें उनकी जो टैल्स हैं वो क्या हो जाती है, टिल्ट हो जाती हैं। और टैल्स के टिल्ट होने से जो उनकी लंबाई है वो छोटी हो जाएगी। और लंबाई छोटे होने का मतलब है कि मेम्ब्रेन के जो दोनों लीफलेट हैं उनका जो थिकनेस है वो रिड्यूस हो जाएगा और मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और अब ये इतनी जगह भी ज़्यादा ले रहा है तो उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि सेम अमाउंट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होने पे अगर आप एंटी में हैं तो मोटाई ज़्यादा होगी और उसका एरिया कम होगा। टेम्परेचर देते ही मोटाई कम हो जाएगी और ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द फेज ट्रांजिशन। ठीक है, ये तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है कि आप चीज़ों को गर्म कर रहे हो तो उसमें फिजिकल चेंज आ रहा है और उस चेंज से हमारे जो मेम्ब्रेन के फीचर्स हैं वो बदल जाते हैं ना, मेम्ब्रेन को उसका फर्क पड़ता है। ठीक है, ओके, क्लियर। ठीक है, इसके बाद में आप नेक्स्ट बात करेंगे कि ये जो ट्रांजिशन है ये किसी चीज़ पे डिपेंड करता है क्या, डिपेंड्स ऑन। तो एक तो बात आती है हमारे पास कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑफ फैटी एसिड कि जो अपन फैटी एसिड ले रहे हैं उन फैटी एसिड का जो कंपोजिशन है वो इसको प्रभावित करेगा। ठीक है, फैटी एसिड का फेज ट्रांजिशन से अपन कैसे कनेक्शन ले सकते हैं, इसको आप ऐसे समझें कि मान लीजिए कि कोई फैटी एसिड है 16 कोई है 18 है ना, कोई है 18 तो क्या इनके टीएम अलग अलग होंगे? यस, चेन की लंबाई और डबल बॉन्ड ये टीएम को प्रभावित करते हैं। तो टीएम सबके चेंज है। टीएम सबके चेंज है मींस जो सबसे छोटा चेन है, अगर आप कंपेयर करते हैं 16 जीरो को 18 जीरो से तो टीएम 16 वाले का छोटा होता है, 18 वाला थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर लेगा। डबल बॉन्ड आते ही जो टीएम है वो और भी कम हो जाता है, तो सबसे पहले ये पिघलेगा है ना, उसके बाद में ये और सबसे बाद में 18 जीरो का नंबर आएगा। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि अलग अलग जो फैटी एसिड्स हैं उनका टीएम, उनकी लंबाई और उनके डबल बॉन्ड का मामला होता है, राइट। अब देखो कि हमारे पास मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें तो एन टाइप्स के लिपिड्स होते हैं कि लिविंग सिस्टम्स के अंदर जो मेम्ब्रेन है उनके अंदर तो बहुत सारे प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स हैं। किसी की चेन में क्या है, किसी की चेन में क्या है, सब वेरी करता है। इसको अपन बोलते हैं हेटेरोजीनस, हेटेरोजीनस कि उसमें अलग अलग लिपिड्स हैं, उनकी चेन भी अलग अलग होती है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड भी अलग अलग होता है, तो वो एक जैसा नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि वो कैसी है, हेटेरोजेनस है। मान लो कि ये तीन ही आप एक बार ले रहे हो, जैसे आप एराचिडोनिक एसिड भी ले लो, 20-4 का आपने ले लिया, तो इनके टीएम सबके अलग हैं। टेम्परेचर को जो रिस्पॉन्स देंगे वो सब अलग अलग देंगे। अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो सबसे पहले ये मेल्ट होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा।
यानी कि जो चीज़ें आपने अभी कहा कि वो टिल्ट होती हैं, वो टिल्टिंग सारे एक साथ नहीं देंगे, एक पहले देगा, एक उसके बाद देगा, एक उसके बाद देगा, एक उसके बाद देगा। यानी कि मेम्ब्रेन पे फर्क तो पड़ेगा लेकिन एक साथ नहीं पड़ेगा। वो जो जो मेल्टिंग पॉइंट जिस जिसका आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आएगा, राइट। तो अचानक से मेम्ब्रेन पतली नहीं होगी, अचानक से फेज ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है, डाइवर्सिटी है, उसमें हेट्रोजेनेसिटी है। अगर आप ये कहते हैं कि हमने तो एक मेम्ब्रेन बनाई है और उस मेम्ब्रेन में सारे ही क्या है, 16 जीरो हैं, तो क्या होगा, तो हमारा मेम्ब्रेन एक निश्चित टेम्परेचर है कि पाल्मिटिक एसिड का जो टीएम होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्स देगी कि उससे पहले वो एंटी कन्फर्मेशन में होंगे, उसके बाद में वो गॉस कन्फर्मेशन में चले जाएंगे। तो एक तो होता है कि मेम्ब्रेन अचानक से फेज ट्रांजिशन देगी या मेम्ब्रेन धीरे धीरे फेज ट्रांजिशन देगी। तो अगर वो होमोजेनस है, तो अचानक से फेज ट्रांजिशन आएगा, और अगर वो हेट्रोजीनस है तो फेज ट्रांजिशन है वो स्लोली आएगा, यानी कि अचानक से नहीं आएगा, एब्रप्ट चेंज नहीं होगा, यानी कि मेम्ब्रेन की जो फिजिकल अवस्था है वो अचानक से नहीं बदलेगी। अगर सारे लिपिड एक जैसे हैं तो अचानक से बदलेगी, और अगर उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लिपिड्स आपने ले रखे हैं, जैसे कि आप बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ले लें, तो फेज ट्रांजिशन है वो स्लो स्टेप में होगा या धीरे धीरे आपको वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा इश्यू हो उसमें आपको ये बताया गया हो कि फेज ट्रांजिशन है वो सडनली होता है, इसका मतलब मेम्ब्रेन कैसे लिया आपने, होमोजेनस लिए। अगर आपको ये कहा जाए कि फेज ट्रांजिशन है वो स्लोली हो रहा है, इसका मतलब आपने जो मेम्ब्रेन ली है उसके अंदर टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हैं वो कई सारे प्रकार के हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है उसको समझते हैं। अपन यहाँ पे एक रिलेशन समझेंगे ना, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन है, एक तो है टेम्परेचर और दूसरा है हीट एब्जॉर्बेंस। हीट को कितना सोखा गया उसको अपन कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं, तो हमारे पास ये डाटा होता है। हमने टेम्परेचर कितना दिया वो हमें पता होता है, और जो भी हमारा सिस्टम है उसमें हीट में कितना एब्जॉर्बेंस आ रहा है वो हमने वाई एक्सिस पे ले लिया। ठीक है, सारा जो मैटर है वो हमें समझना है फेज ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग। ओके, बेसिकली आप चीज को समझ जाए इसके लिए आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि आपने कहा कि हमने गैस के ऊपर एक पतीले के अंदर पानी गर्म करने के लिए रखा है, ठीक है, और अभी आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी लिया था नल से, आपने उसको अभी गैस के ऊपर रखा है, तो अभी उसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा। अभी उसका फेज है लिक्विड, ठीक है, आप उसको गर्म करें, उसका टेम्परेचर 35 हो गया, 50 हो गया, 65 हो गया, 85 हो गया, है ना, 95 हो गया, ऐसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका फेज चेंज नहीं हुआ है, अभी भी वो लिक्विड ही है। फेज चेंज होगा जब वो गैस में कन्वर्ट होगा, है ना, अवस्था का नाम है फेज। तो जब तक आप उसको 100 पे लेके जाएंगे तो 100 के ऊपर वो मॉलिक्यूल्स हैं वो एवोपरेट होना चालू होंगे। उससे पहले क्या है, गर्म जरूर हो रहा है लेकिन वो फेज नहीं बदल रहा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 100 को क्रॉस करेंगे तो फेज चेंज हो जाएगा। तो सेम ऐसे आपको यहाँ पे लगाना है
कि मॉलिक्यूल जो है या जो फॉस्फोलिपिड्स है वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेंगे, टेम्परेचर वो सोखेंगे, लेकिन फेज जो ट्रांजिशन है वो हम किस प्रकार से दिखाएं या उस चीज़ों को हम ग्राफ में कैसे लेकर के आएंगे उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो एक पैटर्न देख रहे हैं कि हमें y एक्सिस के ऊपर एक बड़ा सारा वैल्यू मिलता है और इसको अपन बोल सकते हैं पीक, और ये पीक है एब्जॉर्बेंस की, है ना। एब्जॉर्ब ज्यादा हुआ, हीट कितना सोखा गया उसकी बात है। अपन हीट दे रहे हैं, मेम्ब्रेन हीट सोख रही है, हीट कितनी सोखी y पे दिखाया गया है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर हीट सबसे ज्यादा सोखी, तो यहाँ पे कोई टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर को सोखा गया। तो जो हम कह रहे थे कि हमारे पास एंटी कन्फर्मेशन होता है और वो गॉस में कन्वर्ट होता है। ये वैसे ही जैसे लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। वो पानी के लिए दो शब्द होते हैं, है ना, तरल और गैस। वैसे ही लिपिड के लिए है एंटी एंड गॉस कन्फर्मेशन। तो जब हम हीट देते हैं तो वो हीट सोखता है, उसने हीट सोखी है, पहले थोड़ा सा और सोखता है, फिर कम सोखता है, फिर अचानक से हीट सोखता है ना, खूब सारा हीट सोखता है। है ना। और ये अचानक से जो हीट सोखना है ये हमें फेज ट्रांजिशन को बताता है कि इससे पहले वो एंटी में था, उसके बाद में वो गॉस कन्फर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज बात जो है वो नोट करने वाली है कि हमारी जो पीक है वो कितनी दूर में है। अगर कोई दूसरा पैटर्न अपन लें, मान लो कि दूसरा पैटर्न भी अपन बनाए तो वो कुछ ऐसा आ रहा है, तो ये वाली जो पीक है ये काफी चौड़ी है और ये जो पीक हमने ली थी ये काफी सक्रिय है। तो एब्जॉर्प्शन की जो बिहेवियर है वो पीक के रूप में मिलेंगे और पीक हमें नैरो ब्रॉड मिल सकती है। जब हम कहते हैं कि ब्रॉड पीक है तो उसका मतलब होता है कि हमारी मेम्ब्रेन हेटेरोजीनस है, और जब नैरो पीक आती है इसका मतलब है कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो होमोजीनस है। तो मेम्ब्रेन के लिपिड जितने ज्यादा सेम टाइप के होंगे, पीक एक निश्चित टेम्परेचर पे आएगी। जैसे मान लो कि 58 डिग्री उसका टीएम है तो सभी 58 पे चेंज होगा एक साथ, तो पीक आएगी बिल्कुल से साफ और संकरी सी। और पीक अगर चौड़ी है, ब्रॉड पीक है, इसका मतलब कोई 58 पे पिघल रहा है, कोई 60 पे, कोई 65 पे, कोई 72 पे, तो वो हेट्रोजेनेसिटी को बताता है। पहली बात, टेम्परेचर देने पे फेज ट्रांजिशन होगा, किसी भी टेम्परेचर पे नहीं हो सकता। ये पीक यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि ये इनका टीएम ही नहीं है। तो जहां टीएम होता है वहां मेल्टिंग होगी, और वो टीएम वाला पॉइंट या पीक वाला पॉइंट एक छोटा सा तापमान होगा, एक रेंज होगी, डिपेंड करता है कि आपने लिया क्या है। अगर आपने होमोजेनस लिया है तो पीक आएगी बिल्कुल से शार्प, और अगर हेटेरो लिया है तो पीक आएगा ब्रॉड। तो आपके क्वेश्चन के अंदर अगर कोई ग्राफ बना हुआ आए तो हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि हमने जो मेम्ब्रेन ली है वो आर्टिफिशियल है या वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है। क्योंकि आर्टिफिशियल के अंदर आप होमोजेनस ले सकते हो, आप जानबूझ के आप होमोजेनस बना सकते हो, बट नेचर के अंदर जो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं दे आर हेटेरोजेनस। तो बिहेवियर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं
फेज ट्रांजिशन है, एंटी टू गॉस कन्फर्मेशन है। थोड़ा सा आप यहाँ भी ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा पीक हो रहा है, तो ये प्री ट्रांजिशन पीक है। मेन ट्रांजिशन पीक तो ये है, उससे पहले एक प्री ट्रांजिशन पीक है, वो भी बनती है। जैसे आप एंजाइम सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स बनाते हो तो उसमें पहले एक छोटा सा डिप्रेशन आता है फ्री एनर्जी का, उसके बाद में आप ट्रांजिशन स्टेट पे जाते हो। तो जो ट्रांजिशन है फेज ट्रांजिशन, उसको हम इस प्रकार से समझा सकते हैं, कंपोजिशन से जोड़ सकते हैं, होमोजेनेसिटी हेटेरोजेनेसिटी से जोड़ सकते हैं। और दो कंपैरिजन अगर आपके पास हो कि एक पीक यहाँ पे आ रही है और दूसरी पीक यहाँ पे आ रही है, तो भी आप बहुत कुछ बता सकते हो। क्या क्या बता सकते हो? आप जो पहली वाली पीक है उसके लिए कह सकते हो कि ये जो फैटी एसिड्स हैं उनके अंदर मोस्टली डबल बॉन्ड जाता है। जिनका टीएम जल्दी आ गया ऑब्वियसली दे हैव मल्टी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ऊफाज है उनके अंदर या उनकी चेन छोटी है। जिनका लेट आ रहा है इसका मतलब उनके अंदर डबल बॉन्ड नहीं है, या एक वो ज़्यादा सॉलिड है ना, राइट, या उनकी चेन लंबी है। एक्स के ऊपर पीक कहाँ आ रही है वो अलग बात है, पीक की चौड़ाई कम या ज़्यादा है वो दूसरी बात है। उसे आप होमो हेटेरो बताते हो, और पीक पहले आती है बाद में आती है, उससे आप चेन की लंबाई, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, ऐसे कंक्लूजन निकाल सकते हो। ठीक है, बात क्लियर होगी? समझ गए होंगे? ओके। तो देखो ये तो हमारा एक सेक्शन हो गया था कि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से फेज ट्रांजिशन को हमने समझ लिया ना, और एक अच्छा सा टॉपिक है, छोटी सी बात होती है, वो हमारी क्लियर होगी। अगला जो अपना काम आता है वो आता है कि मेम्ब्रेन में लगी हुई प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर। देखो वैसे तो अपन ने क्या किया था कि जैसे बायोकेमिस्ट्री में हमने प्रोटीन्स को पढ़ा है ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी, वहाँ ज़्यादा जो अपन ने ध्यान दिया था वो दिया था फोल्डिंग पे। और फोल्डिंग में अब जब हम टर्सरी पे जाते हैं तो हमारा ध्यान था ग्लोबुलर प्रोटीन पे। कुछ एग्जांपल्स में हमने जैसे अल्फा हेलिक्स पढ़ा है ना, बीटा शीट पढ़ा, कोलेजन पढ़े, फाइब्रस प्रोटीन, ये सब पढ़े। वो सारी प्रोटीन या तो साइटोप्लाज्म में होती हैं या वो मेम्ब्रेन से बाहर होती है ना। जैसे हेयर्स हैं मेम्ब्रेन से बाहर है, कोलेजन है ईसीएम का पार्ट है, राइट। अब हम यहाँ मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो कौन सी है, जो मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन में मिलने वाली प्रोटीन्स के ऊपर हमारा ये टॉपिक फोकस करता है। हाईली इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कुछ मेन चीज़ें उन्हीं के क्वेश्चन आते हैं, कोई बड़ा डिफिकल्टी इसमें नहीं है, आराम से आप इसको समझ सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का मतलब ये हो गया कि मेम्ब्रेन के अंदर लगी हुई प्रोटीन। ठीक है, मेम्ब्रेन में लगी हुई भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और एक इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो बाहर बाहर होती हैं, है ना, जैसे आप मेम्ब्रेन बनाएं और कोई प्रोटीन अगर मेम्ब्रेन में बाहर लगी हुई है, दिस इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। वो बाहर की साइड में हो सकती है, अंदर की साइड में हो सकती है, मेम्ब्रेन से लूजली जुड़ी हुई होती है। जो एक्सट्रिंसिक होती हैं दे आर लूजली बाउंड। लूजली बाउंड का मतलब क्या होता है, नॉन कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान देना, लूज बाउंड। जो ढीली बंधी हुई होती हैं वो आराम से सेपरेट हो सकती है, तो दे कैन बी डायलिसिस आउट, कि आप उनको सेपरेट कर सकते हो, इजीली सेपरेट हो जाते हैं। मेम्ब्रेन से केवल हल्की सी जुड़ी हुई होती है, और हल्की सी का मतलब नॉन कोवलेंट बॉन्ड। तो कोई चीज मान लो कि बहुत हल्के से बंधी हुई है तो उसको हम ये मानेंगे कि तो बंधी हुई नहीं है,
जो आराम से हट जाता है, निकल जाता है, जो कोवलेंटली जुड़ा हुआ ही नहीं है, इसका मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर। वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है जो अच्छे से मेम्ब्रेन का पार्ट हो रखे, जो अच्छे से मेम्ब्रेन का पार्ट हो रखे, जो कि इंट्रिंसिक है। अपन बात कर रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी मेम्ब्रेन के प्रोटीन ही है, बट दे आर नॉट सो इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर वेरी लूजली बाउंड। और जो चीज़ बहुत ही हल्के से जुड़ी हुई है, इसका मतलब वो ज़्यादा प्रभाव ही नहीं डालती होगी। अगर कोई चीज़ बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है तो वो हमारा मेन टॉपिक है। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के ऊपर हमें फोकस करना है। इंट्रिंसिक प्रोटीन को आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई मेम्ब्रेन के अंदर धंसी हुई है या कोई मेम्ब्रेन के आर पार निकली हुई है। ये दोनों इंट्रिंसिक हैं, वेदर इट में बी पार्शली एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन और वेदर इट में बी अक्रॉस द मेम्ब्रेन। एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो आर पार भी हो सकती है। तो मेनली हमारे जो टॉपिक्स हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड है। इनको आप बोल सकते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि मेम्ब्रेन के आर पार जाते हैं, मेम्ब्रेन को पूरा क्रॉस करती हैं। मेम्ब्रेन को क्रॉस करने को बोलते हैं स्पानिंग। स्पान करना यानी कि भेदना। जैसे हमारा लाइफ स्पान है ना, जो जीव होते हैं ना उनका जीवन काल होता है, दिस इज कॉल्ड लाइफ स्पान। तो हम उसको चीर के जा रहे होते हैं और उसको पूरा कर रहे होते हैं, बस ये होता है। तो किसी चीज को क्रॉस करना या वो कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक वो है, दिस इज स्पानिंग। तो मेम्ब्रेन में लगी हुई इंट्रिंसिक प्रोटीन्स से मेनली हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे, हालांकि होने को तो ये भी इंट्रिंसिक है लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के प्रोटीन से जो कि मेम्ब्रेन को स्पान करते हैं। ओके, अब बात आती है कि हाउ मेनी टाइम्स दे स्पान द मेम्ब्रेन। तो आंसर आता है कि कुछ भी हो सकता है। स्पानिंग वन टाइम भी हो सकता है और मोर देन वन टाइम्स भी हो सकता है। कि मेम्ब्रेन में प्रोटीन ऐसी भी हैं कि जो केवल मेम्ब्रेन को एक बार भेदती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो मेम्ब्रेन को कई बार भेदती हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात ये कर सकते हैं कि कोई भी चीज जो कि मेम्ब्रेन के आर पार जाती होगी, एनीथिंग एल्स जो भी मेम्ब्रेन को क्रॉस करती होगी, उसका नेचर कैसा होता होगा। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेम्ब्रेन अपने में से उसी को जाने देती है जो मेम्ब्रेन जैसा होता है। क्योंकि मेम्ब्रेन होती है हाइड्रोफोबिक, तो जो चीज हाइड्रोफोबिक है वो इसको क्रॉस कर सकती है, जो हाइड्रोफोबिक नहीं है वो इसको क्रॉस नहीं कर सकती। यानी कि हम ये दिखाना चाहें कि एक मेम्ब्रेन हम ले रखे हो और उसमें हम एक प्रोटीन को इंसर्ट करा रहे हैं, तो एटलीस्ट प्रोटीन का वो हिस्सा जो मेम्ब्रेन को छू रहा है, वो कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। जैसे आप पानी के अंदर अंगुली डालेंगे तो पानी तो आपकी सतह पे तो लगेगा, अंगुली की हड्डियों में तो पानी नहीं जा रहा ना। तो वही है कि आप मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन को इंसर्ट करोगे तो उसकी जो सतह है केवल वो ऐसी होनी चाहिए कि वो मेम्ब्रेन के नेचर से मैच करे। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग। तो आप ये कह सकते हो कि मान लो कि आपकी कोई प्रोटीन है, उसका केवल इतना पार्ट हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग देता है और ये नहीं देता है, तो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या होगी? एग्जैक्ट लोकेशन उसकी ये होगी कि ये प्रोटीन
जितना मेम्ब्रेन को मैचिंग देता है बस उतना ही धंसेगा, बाकी इसमें नहीं धंस सकता। जितना हिस्सा इसका हाइड्रोफोबिक है बस वो मेम्ब्रेन में जा सकता है, उसके बाद का जो हाइड्रोफोबिक नहीं है वो मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकता। तो इससे आपके पास कंक्लूजन आता है कि कोई प्रोटीन मेम्ब्रेन में कितनी धंसती है या पूरी धंसती है, इसका मतलब उसका वही हिस्सा मेम्ब्रेन में जा सकता है जो हाइड्रोफोबिक है। यानी कि साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक सेगमेंट इज इक्वल टू पार्ट ऑफ द प्रोटीन एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन, कि जितना हिस्सा हाइड्रोफोबिक है वही मेम्ब्रेन में जाएगा, जो हाइड्रोफोबिक नहीं है वो मेम्ब्रेन से बाहर रहेगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग का मामला होता है। एटलीस्ट जैसे कि मान लो कि आप एक प्रोटीन बना के दिखा रहे हो कि जैसे आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रोटीन है और वो मेम्ब्रेन में ऐसे लगी हुई है, तो कंफर्म है कि उसका ये हिस्सा हाइड्रोफोबिक है और कंफर्म है कि ये हिस्से पानी के अंदर है तो हाइड्रोफिलिक है। दोनों चीजें बराबर हैं। हाइड्रोफिलिक कभी भी मेम्ब्रेन में नहीं जा सकता और हाइड्रोफोबिक कभी भी बाहर नहीं रह सकता, क्योंकि दोनों ही कंडीशन थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल है। आप ये कहें कि जो पानी को पसंद है वो तो मेम्ब्रेन में गया हुआ है, गलत है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। और जो मेम्ब्रेन में जाना चाहिए था वो बाहर है या बाहर वाला अंदर है, दोनों चीजें क्या है, अनस्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे। तो किसी भी प्रोटीन का कितना हिस्सा मेम्ब्रेन में धंसेगा ये केवल इस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर आप चिपक रहे हो हैं? अच्छे से दिखाई, चिपक रहे हो आप, चलते हो तब बोलते हो कहीं और दिखते कहीं, ऐसे हो रहा है। तो ये तो आपने बात किया कि जो प्रोटीन मेम्ब्रेन में लगी हुई होंगी वो हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग का इश्यू होता है ना। और किसी भी प्रोटीन का जितना पार्ट हाइड्रोफोबिक है उतना ही पार्ट मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट होता है, राइट। जो प्रोटीन मेम्ब्रेन को स्पान करती हैं एटलीस्ट उनका स्पानिंग जो डोमेन है वो हाइड्रोफोबिक होना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि मोस्टली जो प्रोटीन है जब वो मेम्ब्रेन को स्पान करती हैं तो वो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं, एच द स्पानिंग डोमेन। कि कोई भी प्रोटीन जब मेम्ब्रेन को स्पान करती, मतलब मोस्टली की बात करें, 100% की बात नहीं, मोस्टली की बात है। तो मोस्टली प्रोटीन जब भी मेम्ब्रेन को स्पान करते हैं तो मेम्ब्रेन को स्पान करने वाला हिस्सा उनका होता है अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब अपन अल्फा हेलिक्स को पहले से पढ़ चुके, अल्फा हेलिक्स के पैरामीटर भी जानते हैं, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट आपको लगानी होती है या एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना हो तो आपका हमेशा ध्यान ये होता है कि मेम्ब्रेन को सिंगल टाइम स्पान करने के लिए जो अल्फा हेलिक्स काम में आती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट 20 से 22 अमीनो एसिड्स। कि कम से कम 20 से 22 अमीनो एसिड का हेलिक्स जरूरी है मेम्ब्रेन को पार करने के लिए। तो अब फिर दिमाग में ये आता है कि 20-22 का क्या लॉजिक है या 20-22 का क्या मामला है, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स का पैरामीटर होता है कि किन्हीं दो अमीनो एसिड के बीच की जो दूरी होती है दैट इज 1.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसका पैरामीटर यही है। अगर हम यहाँ पे 20 अमीनो एसिड लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू 30 एंगस्ट्रॉम। मोस्टली जो मेम्ब्रेन्स हैं उनकी थिकनेस यही होती है। मोस्टली मेम्ब्रेन्स की जो थिकनेस है
वो यही एवरेज। वैसे तो क्या होता है कि मेम्ब्रेन की जो मोटाई है वो डिपेंड करती है कि चेन कितनी लंबी है ना, और वो सॉलिड कितनी है, लिक्विड कितनी है, उस पर डिपेंड करता है, तो वेरिएबल होता है। बट एक एवरेज देखें तो एवरेज वैल्यू अपन ले सकते हैं 30 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया कि आपके पास एक 30 एंगस्ट्रॉम का दीवार है जो कि मेम्ब्रेन है। अगर आप उसको पार करना चाहते हो और आप अल्फा हेलिक्स के रूप में पार करना चाहते हो तो मेम्ब्रेन के अंदर अंदर कम से कम आपको 20 अमीनो एसिड का हेलिक्स चाहिएगा, ठीक है। और इसका कुछ भाग मेम्ब्रेन से बाहर भी हो सकता है, कुछ मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर हो सकते हैं ना, जैसे कि ये आउटसाइड है और ये इनसाइड है। तो एटलीस्ट मेम्ब्रेन के अंदर अंदर जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, जितना मेम्ब्रेन की चौड़ाई होती है। और मेम्ब्रेन की चौड़ाई अपन लेते हैं 30 एंगस्ट्रॉम। तो 30 एंगस्ट्रॉम की दूरी को कोई चीज क्रॉस करे तो उसका खुद का साइड भी तो 30 से कम तो नहीं होना चाहिए। 30 से बड़ा हो तो अच्छी बात है, 22 लेंगे तो 3 एंगस्ट्रॉम बढ़ जाएगा। तो दैट्स वाई अल्फा हेलिसेस सेगमेंट्स जो कि मेम्ब्रेन को वन टाइम स्पान करते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ 20 to 25 अमीनो एसिड which are hydrophobic in nature. Which are hydrophobic in nature. जैसे आप ये कहें कि आपके पास कोई प्रोटीन है और इस प्रोटीन के अंदर ये N किनारा है और ये C किनारा है और इसमें 20 अमीनो एसिड आ गए यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक है ना। बाकी क्या है कि अमीनो एसिड फर्स्ट तो यहाँ पे है, आखिरी यहाँ पे है। ये 20 अमीनो एसिड का एक विंडो है, लगातार 20 अमीनो एसिड 20, 22, 25 अमीनो एसिड ऐसे आगे जो कैसे हैं, हाइड्रोफोबिक है। तो इनका जो हेलिक्स बनेगा वो पर्याप्त है इसको यहाँ इंसर्ट करने के लिए। अगर मान लो कि आप ये कहें कि इसमें ऐसा एक विंडो 4 है कि यहाँ पे दोबारा से भी 20-22 अमीनो एसिड है, इसका मतलब इसमें 2 ऐसे हेलिक्स हैं जो मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं। तो हमारी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये वाली प्रोटीन मेम्ब्रेन को 2 बार पार करेगी, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। लेकिन अगर आप सिंगल की बात करेंगे तो उसमें आप केवल इतना ही सोचें कि ये नहीं है और वो मेम्ब्रेन के अंदर अपने आप को इंसर्ट करती है। इंसर्ट करती है तो आप इसको मेम्ब्रेन में इंसर्ट करके दिखा दीजिए, राइट। ये उसका अल्फा हेलिक्स है और एक किनारा जो बाहर है दिस इज एक्स्ट्रा डोमेन और एक अंदर है दिस इज साइटोप्लाज्मिक डोमेन। तो कंपलसरी है कि किसी भी प्रोटीन में थिकनेस की मैचिंग, कि मेम्ब्रेन की मोटाई के बराबर लंबाई वाला उसका हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो कि मेम्ब्रेन के स्वभाव जैसा हो, और मेम्ब्रेन का स्वभाव है हाइड्रोफोबिक। तो एटलीस्ट हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड इतने तो होने चाहिए कि उनकी लंबाई 30 एंगस्ट्रॉम तक पहुंच जाए। तो दैट इज द 20 to 25 तक आप ले सकते हैं। जनरली आपके जो इश्यूज हैं वो 20 की कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाएंगे, हमारे आंसर्स वो इससे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा एक बड़ा और एक कॉन्सेप्ट है वो कि हम आगे टोपोलॉजी क्लासेस पढ़ेंगे वहाँ पे आएगा। वो ये कहता है कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स के लगने का एक तरीका होता है। जैसे कोई प्रोटीन मेम्ब्रेन में ऐसे लगी हुई है तो ये उसकी बनावट है कि वो मेम्ब्रेन में कितनी बार आर पार जा रही है, उसका एन टर्मिनस कहाँ है, उसका सी टर्मिनस कहाँ है ना। जैसे इसका एन टर्मिनस यहाँ आपने लिया हो, सी टर्मिनस यहाँ आपने लिया हो, तो दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी, जिसको अपन बोलते हैं टोपोलॉजी। बनावट को बोलते हैं ना, बनावट जो होती है उसको टोपोलॉजी बोला जाता है। टोपोग्राफी है ना, टोपोलॉजी का जो स्टडी होता है उसको अपन टोपोग्राफी बोलते हैं। तो बनावट जो होती है वो इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि एक बार स्पान करने वालों की बनावट अलग है, कई बार स्पान करने वालों की बनावट अलग है,
तो मेम्ब्रेन के अंदर कोई प्रोटीन कैसे लगती है, लगेगी कौन, जो इंटीग्रल है। तो कोई भी इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन में कैसे अपने आप को इंसर्ट कराती है, वो एक टोपोलॉजी का मैटर होता है। और किसी भी प्रोटीन की जो टोपोलॉजी होती है वो कंजर्व्ड होती है। कंजर्व्ड उसको बोलते हैं जिसके साथ कभी छेड़खानी नहीं होती है, कि टोपोलॉजी इज फिक्स्ड, है ना, कि जैसा डिजाइन है वो का वो डिजाइन ही रहेगा, चाहे आप इसको कहीं भी ले जाएं, किसी भी प्रकार के सिचुएशन में ले जाएं, इसकी टोपोलॉजी चेंज नहीं होगी। तो टोपोलॉजी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि ये बनती कैसे होगी या ये टोपोलॉजी आती कैसे होगी। तो वो मैटर आता है कि जब मेम्ब्रेन में लगने वाली प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है, जब मेम्ब्रेन में लगने वाली प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जाता है तो मेम्ब्रेन में लगने वाली प्रोटीन बनते समय ही मेम्ब्रेन में लगाई जाती है। और मेम्ब्रेन में लगाने का जो काम है वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो मेम्ब्रेन वाली प्रोटीन ईआर के अंदर जो मेम्ब्रेन है उसमें बनाई जाती है, तो उसका डिजाइन है। जैसे आपको घर पे कोई सामान लाना है तो आप उसी मॉडल का सेम साइज शेप बनवा के लाते हैं कहीं से, तो बनता कहीं और है, काम कहीं और आता है। तो बनने का सारा काम ईआर में होता है, वो अपन आगे प्रोटीन ट्रैफिक है उसमें पढ़ेंगे। बट ये कि ईआर में जो डिज़ाइन है वही सिस गोल्जी में होता है, वही मीडियन गोल्जी में होता है, वही ट्रांस गोल्जी में होता है, वही मेम्ब्रेन में होता है। क्लास और टोपोलॉजी क्लास इज ऑलवेज कंसर्न, राइट। ओके, आपके दिमाग में एक बात और भी आ सकती है कि इन प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन में क्यों घुसाया जा रहा है, इसको मेम्ब्रेन में लगाने का फायदा क्या है। तो डू यू हैव एनी आइडिया कि मेम्ब्रेन में इनको क्यों लगा रहे हो। यहाँ तक ठीक है। अभी जरा सोचने की कोशिश करो कि हम प्रोटीन्स को मेम्ब्रेन के अंदर क्यों लगा रहे हैं। नहीं नो कोशिश के लिए बोला गया था, आपको कोशिश करना है कि आखिर क्यों। पूजा कोई बात नहीं, जब सीधा चलने से आंसर नहीं आता तो उल्टा चलो। हो सकता है कि आप आगे चले गए होंगे इसलिए आपको पीछे जाना है, बैक चलो। प्रोटीन है तो उसका जीन है। अब यहाँ बड़ी चीज आती है कि बेवजह जीन ऑन नहीं होते। जीन से एमआरएनए बने, प्रोटीन बने, सेंट्रल डोग्मा फॉलो होता है। वो किसी फंक्शन के लिए प्रोटीन जरूरी हो तो ही होता है, वरना नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी प्रोटीन किसी काम के लिए बनाए जाते हैं, राइट। अब आप कह सकते हैं कि काम कहाँ होते हैं। काम तो साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, काम तो मैट्रिक्स में भी होते हैं, काम तो मेम्ब्रेन पे भी होते हैं। तो जिन प्रोटीन को मेम्ब्रेन पे काम करना है या मेम्ब्रेन में जिनको काम करना है वो मेम्ब्रेन में ही लगेंगी। जिनको साइटोप्लाज्म में काम करना है वो साइटोप्लाज्म में ही रहेंगी। अब यहाँ पे दोनों के जो डिजाइन है वो एक को सीधा दिखाया है, एक को गोल दिखाया है। ये अपनी मर्जी से नहीं है, मेम्ब्रेन में लगने वाले हैं। जैसे आपको कपड़े में धागा
या आपके पास एक मोटा कपड़ा हो, उसमें से धागा आर पार निकालो, तो वो धागा ऐसे कैसा दिखेगा? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी। और अगर आपको कोई प्रोटीन साइटोप्लाज्म में, लुमेन में या मैट्रिक्स में, आप कुछ भी बोलना चाहें, अगर आप उसको वहाँ लेते हैं तो वहाँ आप उसको लंबा नहीं ले सकते, क्योंकि अगर प्रोटीन ऐसे लंबी होंगी तो वो एक दूसरे के अंदर फंसेंगे, इंट्रैक्शन बेवजह का हिंड्रेंस बढ़ेगा, तो वो होती हैं ग्लोबुलर। और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रोटीन के अंदर जो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड आएंगे उनको हमें अंदर दबाना पड़ेगा। तो अंदर तभी दबा सकते हैं जब कोई चीज़ गोल हो। अगर कोई चीज़ सीधी लाइन जैसी है तो उसमें अंदर जैसा कुछ नहीं होता, राइट? तो ग्लोबुलर प्रोटीन लुमिनल प्रोटीन्स होती है, दे आर ग्लोबुलर। और मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन लगती हैं वो लीनियर प्रोटीन्स हैं, थ्रेड लाइक है। सतह से बाहर जो हेयर्स आपके वो फाइब्रस प्रोटीन है, वो स्ट्रेंथ के लिए है। इसका मकसद स्ट्रेंथ नहीं है, इसका मकसद है मेम्ब्रेन को पार करना। अब मेम्ब्रेन को पार करने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? मेम्ब्रेन के पार करने के पीछे एक ही काम हो सकता है कि कोई चीज़ आर पार है, इसका मतलब बाहर का एनवायरनमेंट और अंदर का एनवायरनमेंट, उनका कनेक्शन होता है ना? इसका बाहर एक डोमेन निकला हुआ है, एक्टोप्लाज्मिक डोमेन, एक इसका अंदर निकला हुआ है, दिस इज साइटोप्लाज्मिक डोमेन। तो अंदर का सारा सिस्टम जो है वो इससे कनेक्टेड है, और बाहर का सारा सिस्टम है वो उसके इस हिस्से से कनेक्टेड है। तो एक मीडिएटर हो गया कि बाहर का जो भी स्टिमुलेशन है या बाहर के जो भी सिग्नल्स हैं, ये उनको यहाँ ले सकता है। जैसे कि आप एक ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर की बात करो, जैसे कोई रिसेप्टर की बात करो, तो रिसेप्टर भी क्या है? मेम्ब्रेन में लगी हुई इंट्रिंसिक प्रोटीन है। उसका एक हिस्सा बाहर है, तो आप क्या कहते हैं कि कोई लिगेंड है, वो इसके ऊपर आकर के जुड़ता है, और फिर क्या होता है? फिर उसका मैसेज नीचे आता है, या उसका मैसेज है वो अंदर की साइड के अंदर ट्रांसमिट होता है। वो लिगेंड बाहर जुड़ता है, बाहर ही रहता है, कभी भी पार करके अंदर नहीं आता, बट उसके मैसेज है वो अंदर आ जाते हैं। इसका मतलब ये क्या है? जैसे मान लो कि आप यहाँ से कोई तार जोड़े और इधर बल्ब जल जाए, वैसे बीच में करंट इसमें से जा रहा है, और ये चीज करंट जिसको आप बोल रहे हो वो क्या है? दिस इज एनर्जी, और बेटर टू से दिस इज फ्री एनर्जी, और आप इसको कह सकते हैं कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी। कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी की ऐसी एनर्जी जिसको लेते ही कंफर्मेशन पे चेंज आएगा। तो बाहर अगर कोई जुड़ता है तो उससे कंफर्मेशन चेंज होता है, तो खुद का भी कंफर्मेशन चेंज होता है, और फिर अंदर की साइड में जो डोमेन है वहाँ तक इसका मैसेज आता है, और फिर वहाँ जो भी उसके आगे के काम है वो सब होते हैं। तो मेम्ब्रेन में लगने का मतलब कोई डिज़ाइन नहीं है। मेम्ब्रेन में लगने का मतलब है कि कोई काम है जो ऐसे लगने पे हो सकता है, तो ये ऐसे लगते हैं, राइट? जो काम अंदर रहने से हो सकता है तो ग्लोबुलर प्रोटीन का कॉन्सेप्ट है। मेम्ब्रेन को सरफेस से कोई काम करना है तो वो सरफेस से ऊपर पहुंचना है, तो अंदर से बाहर तक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट उसके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखो हमारा पहला जो क्लासिकल एग्जांपल है ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का, वो है ग्लाइकोफोरेन। ग्लाइकोफोरेन आरबीसी की प्रोटीन है, और आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन पे सिंगल टाइम स्पैनिंग
स्पाइनिंग प्रोटीन है जिसमें कि केवल एक अल्फा हेलिक्स होता है और इसका जो एंड टर्मिनस है वो बाहर की तरफ है, सी टर्मिनस है, इसका एंड टर्मिनस जो है वो बाहर की तरफ और सी टर्मिनस अंदर की तरफ। तो आरबीसी का मेन काम जैसे अपन लें तो वो तो है कि ये ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है वो करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, वो इसका फंक्शन है, राइट। और ऐसा है कि जैसे बॉडी के अंदर जितने भी आप फंक्शंस लेंगे वो एक से ज़्यादा जगह से कनेक्ट होते हैं, जैसे आरबीसी का ये काम तो है ही, और दूसरा काम जैसे इसके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जैसे आप कहें कि ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप ए बी है, तो किस आधार पे कह देते हो कि इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ए बी है, जो भी ब्लड ग्रुप अपन बताते हैं वो किस के आधार पे बताया जाता है। तो उसका जो बेस है वो बेस होता है कि इसकी जो सरफेस है उस सरफेस के ऊपर एंटीजन कौन सा है, ओनली ए है, ओनली बी है, कोई सा भी नहीं है, या दोनों है, ठीक है। जेनेटिक्स में जाते हैं तो मामला कुछ और होता है। जेनेटिक्स में इस चीज का कहां से कनेक्शन है, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, या तीनों से। ए वाला एंटीजन भी एक्सप्रेस होता है, बी वाला भी एक्सप्रेस होता है, दोनों एक साथ एक्सप्रेस होते हैं, तो ये क्या है, कोडोमिनेंस। दिस इज कोडोमिनेंस की ए की भी चलती है, बी की भी चलती है, दिस इज कोडोमिनेंस। तो आपको जागता रहना है ना, ऐसे सोया हुआ नहीं है ना, पूरे टाइम हाई अलर्ट मोड, टॉप हाई लेवल अलर्टनेस का, कि पूरा दिमाग ऐसे जगता हुआ होना चाहिए, सारी चीज़ें याद हैं सटासट, ओके। तो अपन ये कहना चाह रहे हैं कि अंदर तो काम हो रहा है ऑक्सीजन को ले जाने का, और बाहर काम हो रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरी पहचान, यानी कि मैं ए वाला हूँ, बी वाला हूँ, ओ वाला हूँ, ए बी वाला हूँ। और ये जो पहचान होती है वो पहचान रिकॉग्निशन, आइडेंटिटी, रिकॉग्निशन, आइडेंटिटी, जैसे मान लो आप तो मेरे को जानते हो, आपको तो आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको जानता हूँ, लेकिन कोई एक्स पर्सन आपसे मिले तो आपको क्या पता लगे कि वो कौन है। आप किसी आदमी को कैसे पहचानते हो, ये जैसे मान लो कि हमने कहा कि आज हम मेम्ब्रेन प्रोटीन पढ़ेंगे, तो आपको कैसे लगा कि आज मेम्ब्रेन प्रोटीन पढ़ेंगे, मैंने वहाँ पे लिखा और मैंने बोल के बताया। चीज़ें जो दिखाई देती हैं या चीज़ें जो महसूस होती हैं या चीज़ें जिनको पहचाना जा सकता है, उन्हीं से पहचान होती है। पहचान के लिए सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। अक्सर हम लोगों को सरफेस से पहचानते हैं, हम डीप जाके पहचानने की प्रैक्टिसेस नहीं करते, हम नॉर्मली नहीं करते। हाँ, किसी के दुखे को जानना हो तो हम डीप जाने की कोशिश करते हैं, वरना सतह से काम चलाते हैं।
इंफॉर्मेशंस आर रिप्रेजेंटेड एट द सरफेस एट द आइडेंटिटी, कि कोई कौन है वो अपने लक्षण फिनोटाइप में रिप्रेजेंट करता है। दिस इज द मैटर ऑफ जेनेटिक्स, कि अंदर जो जीन है वो बाहर लक्षणों में दिखाई देते हैं, अंदर जो लर्निंग है, जो बिहेवियर है, वो उसके व्यवहार में दिखाई देती है। एवरीथिंग दैट वी हैव गॉट इट, वी हैव रिफ्लेक्टिंग इट, दैट्स व्हाई वी आर रिकॉग्नाइजिंग। तो कोई भी अपने रिकॉग्निशन को फैक्ट नहीं बना सकता, कोई भी अपने रिकॉग्निशन को चेंज नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। इट टेक्स एफर्ट्स, कि आप चाहें कि मैं हूँ कुछ और दिखाऊँ कुछ और, तो थोड़े समय के लिए किसी को दिखा सकते हो, हर किसी को नहीं दिखा सकते। कैरेक्टर्स कैन नॉट बी मास्क्ड एंड कैन नॉट बी एम्बिग्यूस्ड। तो आप होशियारी कितनी कर लो, आपकी होशियारी किसी काम की नहीं है, किसी की होशियारी किसी काम की नहीं है। एवरीथिंग इज रिफ्लेक्टिंग। आप ना बोलते हो तो भी सब दिखता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो जो भी होता है सतह पे होता है और सतह से पहचाना जाता है। और जब बात सेल के पहचानने की आती है, तो सेल की सारी पहचान जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट से होती है। मुझे नहीं लग रहा कि ये क्यों है, लेकिन ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि सेल एक दूसरी सेल को पहचाने या सेल अपने से बाहर किसी को भी पहचाने, तो जो चीज़ उसके काम आती है वो बहुत मीठी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट कंपाउंड्स, दे आर सुगर इन नेचर, दे आर स्वीट। तो सेल बाहर से किसी को भी पहचाने या कोई सेल को पहचाने, दैट इज ऑलवेज मीडिएटेड बाय कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट चेन्स। तो ऑब्वियसली जो बाहर का पार्ट है उसमें क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। अंदर का जो पार्ट है उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, वहां पे जरूरी नहीं है। केवल चीजें वही मिलेंगी जहां उनका कोई रोल हो और इम्पोर्टेंस हो। जहां इम्पोर्टेंस नहीं है, रोल नहीं है, वहां पे वो चीजें नहीं पाई जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का रोल केवल सतह पे है और वो भी केवल एक काम के लिए, रिकॉग्निशन। सेल सेल कम्युनिकेशन, रिकॉग्निशन का मतलब है कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज नो रिकॉग्निशन। अगर कोई किसी को टच ही ना करे, कोई किसी से इंटरेक्ट ही ना हो, तो उसके बारे में जानना इम्पॉसिबल है। तो वेदर ए मॉलिक्यूल इज इंटरेक्टिंग विद अनदर मॉलिक्यूल, देयर मे बी ए रिकॉग्निशन। सच टाइप ऑफ रिकॉग्निशन आप प्लांट्स के अंदर भी पढ़ते हैं कि जब एक पोलन एक स्टिग्मा के ऊपर गिरता है तो वहाँ पे वो रिकॉग्नाइज करता है। सिमिलरली आप एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं कि जब एक स्पर्म एक ओवम को टच करता है तो देयर इज रिकॉग्निशन, दैट इज द स्पीसीज स्पेसिफिक रिकॉग्निशन। पानी के अंदर तो एक्स्ट्रा फर्टिलाइजेशन बहुत सारे स्पर्म्स पड़े होते हैं, बहुत सारे स्पीसीज के हैं, तो हर कोई हर किसी के साथ यूज नहीं होता है। तो देयर इज ऑलवेज रिकॉग्निशन। एक एंजाइम हर किसी को अपना सबस्ट्रेट नहीं बना सकता, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन and the recognition represented by Km value, represented by Km value। तो कोई किसको कितना जानता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एंड दैट इज द मैटर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कि अपना संपूरक जो होता है ना, उसी को जाना जाता है। जो काम का नहीं है उसको कोई नहीं जानता है, जो किसी काम में आता है उसी को सब जानते हैं। तो सरफेस के ऊपर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वो रिकॉग्नाइज हो सके। मेम्ब्रेन को आर पार भी करना है, वन टाइम अल्फा हेलिक्स आपको लेनी है, आप इससे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये आपने आरबीसी की मेम्ब्रेन दिखा दी, और मेम्ब्रेन के अंदर ये सिंगल टाइम स्पान करता है। जो बाहर है वो एक्टोप्लाज्मिक डोमेन है, और जो अंदर है वो साइटोप्लाज्मिक डोमेन है। ठीक है, एक बार के लिए यही छोड़ दो इसको। अब आप बैक आओ कि आप क्या पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो आरबीसी की मेम्ब्रेन में लगने वाली प्रोटीन जिसका नाम है ग्लाइकोफोरिन। ठीक है, आरबीसी क्या है? आरबीसी एक सेल है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, वो बात ग्लाइकोलाइसिस टीसीएच आए, उसका यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है ना। इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये ग्लाइकोलाइसिस से अपना एनर्जी डिराइव करते हैं, वो अलग मैटर है।
इनमें ट्रिपल पी पाथवे पाया जाता है, NADPH बनता है, वो इनके ग्लूटाथियोन रिडक्टेज को रिड्यूस कंडीशन में मेंटेन करने के काम आता है, वो अलग बात है। ठीक है, अगर हम ये कहें कि हमारा जो RBC है उसकी मेम्ब्रेन है, इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, और कोई भी प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तो कोई प्रोटीन सिंथेसाइज होती नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिंथेसाइज नहीं होती। प्रोटीन जो भी हो, कोई भी प्रोटीन हो, वो हमेशा राइबोसोम से सिंथेसाइज होती है। राइबोसोम्स को आप लोगों ने दो जगह पे देखा होगा, एक तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री पड़े हैं, या वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके होते हैं। तीसरी कोई स्ट्रक्चर आपने ऑब्जर्व नहीं की होगी, या तो फ्री राइबोसोम्स होते हैं और वेदर इट में भी अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ऐसी रेटिकुलम को आप बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आपको पूरा पता होना चाहिए कि जब आप फैट पढ़ के आ चुके हैं तो उसका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत डिफरेंट चीज होती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड सिंथेसाइज होते हैं, और जो प्रोटीन से उनका सिंथेसिस का कनेक्शन RER से होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी थोड़ी देर पहले आपने ये बात समझी थी कि कोई भी प्रोटीन जब बनती है तो उसका डिजाइन होता है, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी, एंड टोपोलॉजी इज कंजर्व्ड। और मेम्ब्रेन में जो चीज़ गई है वो मेम्ब्रेन में बना के भेजी जाती है, यानी कि बनते रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है, वहाँ से प्रोटीन जाती है सिस गोल्जी नेटवर्क को, वहाँ से जाएगी मीडियन गोल्जी नेटवर्क को, वहाँ से जाएगी ट्रांस गोल्जी नेटवर्क को, और वहाँ से जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन लगी हुई है वो प्रोटीन पहले कहाँ लगी हुई थी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के अंदर लगी हुई थी, और यहाँ से उसको ऐसे ही उठाया गया, और एक वेसाइकल बनती है, वो वेसाइकल इसको जाती है, वहाँ से फिर वेसाइकल बनती है, वो इसको जाती है, यहाँ भी वेसाइकल इसको जाती है, और यहाँ से वेसाइकल इसको जाती है। तो दिस इज वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन। वेसाइकल्स मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक छोटा सा स्पेस है, छोटा सा स्ट्रक्चर जिसके अंदर खाली जगह होती है, उसका लुमन है। तो खाली जगह में अलग चीज़ें, मेम्ब्रेन की चीज़ मेम्ब्रेन में रहती है, छेड़खानी नहीं होती, टोपोलॉजी कंसर्न। तो फाइनल डेस्टिनेशन पे जो चाहिए वो यहाँ सेम टू सेम यही हो जाता है, राइट। अब आप क्या कह रहे हैं कि फाइनल डेस्टिनेशन के अंदर एंड टर्मिनस बाहर होता है, एंड टर्मिनस बाहर होता है और सी टर्मिनस अंदर होता है। तो कार्बोक्सिल किनारा साइटोप्लाज्म की तरफ है और अमीनो टर्मिनस है वो सेल से बाहर की तरफ है। और अभी आप कह रहे हैं कि टोपोलॉजी में छेड़खानी नहीं होगी, और टोपोलॉजी का मतलब है कि कैसे लगती है, किस प्रकार से लगती है, कौन सा किनारा किधर होता है, दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी। आपको इसमें एक चीज पूरे ट्रैफिक के सभी क्वेश्चंस को करने में काम आएगी, वो ये है कि जो हिस्सा साइटोप्लाज्म की साइड में होता है वो हिस्सा हमेशा ही साइटोप्लाज्म की साइड में होता है। चाहे वो चीज़ आप कहीं भी लेके जाएं, चाहे RER में हो, सिस में हो, मीडियन में हो, या मेम्ब्रेन में हो, या लाइसोसोम में हो, कहीं भी ले जाओ, अगर कोई किनारा साइटोप्लाज्म की साइड में है तो वो हमेशा ही साइटोप्लाज्म की साइड में होता है। इसका मतलब रफ ER के अंदर भी जो साइटोप्लाज्म है, जैसे आप रफ ER दिखाएं, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप दिखा दें, तो इसमें जो साइटोप्लाज्म किनारा है वो बाहर है। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं? किसी भी ऑर्गेनेल के अंदर का नहीं, वो तो उसका मैट्रिक्स होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर का नहीं, वो तो एक्सोस्पेस होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन से बाहर,
वो जो लिक्विड भरा हुआ है उसका नाम साइटोप्लाज्म है। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म किनारा है वो यहाँ है, यानी कि सी किनारा प्रोटीन का कहाँ है, यहाँ है, और एन किनारा अंदर है। तो साइटोप्लाज्म में ही होता है सी किनारा जब प्रोटीन रफ ER में होती है, और फाइनल जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लगती है तो भी साइटोप्लाज्म किनारा सी किनारा साइटोप्लाज्म में ही होता है। इससे आपको ये समझ में आया कि जो एक्सटीरियर किनारा था एन टर्मिनस जो है, जो कि बाहर है ना, एक्जो में है, उसको अगर आप रफ ER में देखेंगे तो वो होता है लूमन के अंदर। तो कॉन्सेप्ट ने क्या कहा, साइटोप्लाज्म साइट शुड बी साइटोप्लाज्म साइट, बट लूमन इज इक्वल टू एक्सटीरियर। जो चीज साइटोप्लाज्म की तरफ है वो कहीं भी चले जाओ साइटोप्लाज्म की तरफ ही रहेगी। तो उसका अपोजिट कौन सा था, लूमन। तो लूमन क्या बनता है, फाइनल डेस्टिनेशन में जाके एक्सोप्लाज्म बनता है। तो कंफ्यूजन जो होता है स्टूडेंट को उसी चीज का होता है कि वो लूमन को साइटोप्लाज्म जैसा मानने लग जाता है कि अंदर की साइड है, तो जबकि ये अंदर की साइड नहीं है। अंदर की साइड साइटोप्लाज्म को बोलते हो। लूमन इज इक्वल टू एक्सटीरियर, सिस गोल्जी का लूमन इज इक्वल टू एक्सटीरियर, मीडियन गोल्जी का लूमन इज इक्वल टू एक्सटीरियर, और ट्रांस गोल्जी का लूमन इज इक्वल टू एक्सटीरियर। तो वेसाइकल का लूमन या ऑर्गेनेल का लूमन इज इक्वल टू आउट ऑफ सेल, और साइटोप्लाज्म साइड इज ऑलवेज साइटोप्लाज्म साइड। तो अगर आप बड़ी चीज ध्यान में दें तो दैट इज साइटोप्लाज्म। या आप एक चीज को पकड़ लो, साइटोप्लाज्म साइड में रहेगी, फिर आप जहां भी जाएंगे आंसर बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। तो ये तो मैटर है कि टोपोलॉजी, एंड दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजी क्लास 1। टोपोलॉजी क्लास 1। टोपोलॉजी क्लास 1 की जो प्रोटीन्स होती हैं उनके कुछ करैक्टर्स होते हैं। उनका पहला करैक्टर जो कि आप यहाँ देख भी रहे हैं कि उनका एन टर्मिनस बाहर होता है, सी टर्मिनस अंदर होता है। ये हम दिखा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है फाइनल डेस्टिनेशन, कि आखिर में उसको कहाँ जाके लगना है। दिस इज फाइनल डेस्टिनेशन। स्टार्टिंग कहाँ होगी प्रोटीन की, रफ ER के ऊपर स्टार्टिंग होती है रफ ER के अंदर, फाइनली प्रोटीन जाती है मेम्ब्रेन के अंदर। मेम्ब्रेन की चीज हमेशा मेम्ब्रेन में रहती है, यहाँ भी मेम्ब्रेन में थी, यहाँ भी मेम्ब्रेन में, हर बार मेम्ब्रेन में ही रहती है। वेसाइकल में भी मेम्ब्रेन में ही रहेगी, कभी भी मेम्ब्रेन को छोड़ के बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि मेम्ब्रेन से निकलते तो टोपोलॉजी कुछ भी हो सकती है ना। जैसे आप कोई सामान भेजते हो तो उसको जैसे पैक करते हो वैसा पैक करके भेज दो, चाहे आप उसको कितनी जगह पे आप यहाँ से वहाँ भेजो, तो दैट इज कंसर्ट। ठीक है, तो फाइनल डेस्टिनेशन और इनिशियल जहाँ पे आपने शुरुआत कराई थी, राइट, इन दोनों को अपन ध्यान में दें। तो जो बाहर की साइड है वो अंदर की साइड होती है, यहाँ का लूमन होता है। यानी कि जो भी प्रोटीन क्लास 1 टोपोलॉजी की होती है उनका एन टर्मिनस ER के लूमन में जाता है, क्योंकि जिनका एन किनारा लूमन में जाता है उन्हीं का किनारा बाहर की साइड में फाइनल डेस्टिनेशन पे आपको मिलेगा। तो जो टाइप फेस्ट वाली हैं उनके पास करैक्टर है कि उनके पास जो एन किनारा है वो बनने के तुरंत बाद ER के लूमन में जाएगा। और अगर किसी प्रोटीन का बनना और ER में लूमन में जाना दोनों साथ होता है, दिस इज कॉल्ड को ट्रांसलेशनल ट्रांसपोर्टेशन, जो कि प्रोटीन ट्रैफिक में आता है। तो ER में कोई प्रोटीन क्यों जाए, या इसको क्या पता है कि मुझे ER में जाना है ना, इसको पता नहीं है, या इसको कोई बताने वाला होता है क्या। तो जिसको जहां जाना है वहां उसका एड्रेस लिखा हुआ होता है, और इस एड्रेस को बोलते हैं सिग्नल। तो जिनको ER में जाना है उनके पास ER का सिग्नल होता है। तो टाइप फेस्ट वाले ER में जाते हैं, और पहली बार प्रोटीन का जो किनारा बनता है वो एन टर्मिनस से होता है,
तो उनका एन किनारा ही लूमन में जाएगा। जाने के लिए उनके पास एक सिग्नल होता है, सिग्नल केवल लूमन में जाने का है। तो लूमन में जाने के बाद सिग्नल को काट दिया जाता है, इसलिए आप बोलेंगे कि जो सिग्नल है वो कैसा है, क्लीवेबल सिग्नल है, जिसको काट के हटाया जा सकता है, क्लीवेबल ER लुमिनल सिग्नल, राइट। उसके बाद में प्रोटीन का क्लास है कि एन टर्मिनस लूमन में है, फाइनल डेस्टिनेशन में बाहर मिलेगा। सी टर्मिनस उसका एक हिस्सा है कि वो प्रोटीन यहाँ से अंदर जानी चालू होगी, फिर आपके पास एक 20 अमीनो एसिड का विंडो आएगा जो आप ऐसे दिखा रहे थे, और उसमें जो हेलिक्स बनी है उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है, उसका डायमीटर, उसका जो थिकनेस है वैसा है कि वो 20-22 अमीनो एसिड का जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रहा है। तो मेम्ब्रेन की चौड़ाई के बराबर वो डिज़ाइन है, वो मेम्ब्रेन में लग जाएगी, क्योंकि ये सब हाइड्रोफोबिक है। और फिर उसके पीछे का जो हिस्सा है वो लूमन के अंदर नहीं जाता है, वो बाहर साइटोप्लाज्म में रह जाएगा। तो वो किनारा आपको फाइनल में भी साइटोप्लाज्म में रहता है। तो ग्लाइकोफोरिन आरबीसी की मेम्ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन को ओनली वंस, एक ही बार स्पान करता है, वन टाइम स्पानिंग है। एंड जब भी आप इसका स्पानिंग सेगमेंट की बात करेंगे तो दैट इज सिंगल अल्फा हेलिक्स, दैट शुड बी कंपोज्ड ऑफ मोर देन 20 अमीनो एसिड एंड दीज अमीनो एसिड शुड बी हाइड्रोफोबिक इन नेचर। कि आप हाइड्रोफोबिसिटी मैचिंग तभी करा सकते हो जब ये 20-22 अमीनो एसिड लगातार आएंगे और दे शुड बी हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक है। अब ये तो बात होती है कि कोई चीज़ मेम्ब्रेन में लगी है तो कैसे लगी है, एन किनारा किधर है, सी किनारा किधर है, मेम्ब्रेन को कितनी बार पार किया, ऐसी सारी चीज़ें। अभी हमारा एक पॉइंट इसमें बच गया और वो है रिकॉग्निशन, किसकी पहचान कैसे होगी। तो पहचान की सारी जिम्मेदारी हमने कार्बोहाइड्रेट को दी है। अब कार्बोहाइड्रेट तो अमीनो एसिड में तो होते नहीं हैं, वो तो प्रोटीन बनने के बाद में उस पर चिपकाए जाते हैं। और किसी भी प्रोटीन के ऊपर अगर आप कार्बोहाइड्रेट चिपकाएंगे तो उसको आप बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन। तो प्रोटीन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट चिपकाए जाते हैं और प्रोटीन के बनने के बाद चिपकाए जाते हैं। और ये काम कहाँ हो रहा है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के ऊपर, क्योंकि जो रिकॉग्निशन के काम है वो तो कहाँ करने हैं, सरफेस पे करने। अगेन आप इस चीज को वापस रिकॉल कर लीजिए कि जो बाहर की साइड है वो लूमन की साइड होती है। तो ग्लाइकोसाइलेशन के सारे एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं, ER में, लूमन में पाया जाता है। तो जैसे प्रोटीन बनेगी उसका एन किनारा अंदर आएगा, उसके ऊपर वो एंजाइम काम करेंगे और वहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन कोज होता है, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स पे जोड़ी जाएंगी और फाइनल डेस्टिनेशन के ऊपर वो चीज़ उल्टी होके आती है तो हमें कहाँ मिलेगा, बाहर की साइड में मिलेगा। और ये चीज़ें रिकॉग्निशन के काम आती है। तो फाइनली ये हमारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। आप इस डिटेल में आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड वगैरह ये सब दिया हुआ है। हम समझें कि इस ग्लाइकोफोरिन को इतना पढ़ने के पीछे लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि ये सबसे सिंपल डिज़ाइन है, एक बार भेजता है और जैसा अपन ट्रैफिक में पढ़ते हैं वो चीज़ें फॉलो करता है कि एन किनारा अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद में वो मेम्ब्रेन में धंसता है, बाकी बाहर रह जाता है। टाइप फेस्ट का क्लासिकल एग्जाम्पल है। और आपकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी जो कि ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन कराती हैं उनके लिए जिम्मेदार है। वहाँ आपको कार्बोहाइड्रेट कम्युनिकेशन चेन्स, कार्बोहाइड्रेट चेन्स लेनी पड़ रही है। तो ये सारा हम ध्यान दें तो हम एक जो स्ट्रक्चर, ये केवल स्ट्रक्चर का मामला है, स्ट्रक्चर हमें पता हो तो हम ये सारा बता सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉर्टेंट, कुछ भी नहीं ध्यान देना है। वन इज अल्फा हेलिक्स एंड सी साइटोप्लाज्म, सी फॉर साइटोप्लाज्म, बस। इसके बाद में आपके दिमाग में अपने आप होता है कि अल्फा हेलिक्स है तो 20-22 अमीनो एसिड 30 एंगस्ट्रॉम के लिए आपको कंपल्सरी है। आप अपने आप जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी
कम्युनिकेशन में काम आते हैं, तो अंदर नहीं लेने आपको, बाहर ही होते हैं। ओके, ठीक है। कि आपके पास कोई मिक्सचर है ना, और इस मिक्सचर के अंदर n टाइप की सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं आपके पास, उसमें आरबीसी भी है। तो क्या आरबीसी को सेपरेट कर सकते हो क्या? आपके पास बहुत सारी, आप कोई काम कर रहे होंगे, आपके पास बहुत सारी सेल्स का एक मिक्सअप है, मिक्सर हो गया ना। आप चाहते हो कि हम उसमें से आरबीसी को सेपरेट कर लें, तो इट इज पॉसिबल और नॉट? भाई आजकल पॉसिबल तो सब कुछ, तो ये तो आंसर क्यों ही दें कि नहीं पॉसिबल। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है तो कर लेंगे ये भी, बट बात ये कि करेंगे कैसे? आपने अभी जो टॉपिक पढ़ा उससे इसका क्या कनेक्शन है? मेन बात तो ये है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप जो जानते हो उससे वो क्वेश्चन कैसे होगा। ओके, देखो सिंपल सा मीनिंग तो ये है कि आप सेपरेट आउट करना चाहते हो। जैसे मान लो कि बच्चे खेल रहे हैं 150 बच्चे, और आपके घर वाला बच्चा कौन सा है, उसको सेपरेट कैसे करोगे? भाई आपकी फैमिली से जो बच्चा है वो भी उनके अंदर खेल रहा है ना, आप उसको सेपरेट करना चाहते हो, कैसे करोगे? नाम लेके बुलाओगे? आजकल बुलाने से कौन आता है? हाथ पकड़ के खींचोगे उसका। बच्चा सिंपल है, उसमें कुछ एथिक्स हैं, कुछ मॉरल्स हैं, तो नाम से भी आ जाएगा। और खौफ ज़्यादा है तो देखते आ जाएगा। और थोड़ा डीट किस्म का है तो घसीट के रहना पड़ेगा। और सुपर डीट है तो कान भी मरोड़ना पड़ सकता है उसका। उसको सेपरेट कैसे करेंगे ना? एक होता है कि वो खुद ही सेपरेट होना चाहता है, वो अलग चीज़ है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। उसका मन नहीं लग रहा खेल में, वो अपने आप ही घर आ जाएगा, उसमें आपका कोई लॉजिक नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, वो अपने आप ही आ गया। वो उसकी खुद की इच्छा पे था, और जिसकी इच्छा ऐसी नहीं है उसको आपको जानबूझ के वहाँ से पुल करना पड़ रहा है। तो ऐसा आरबीसी में आपको क्या लगता है जिसको पकड़ के आप इसको सेपरेट कर लें? वो है कार्बोहाइड्रेट चेन। क्या आप इन कार्बोहाइड्रेट चेन से इसको पकड़ सकते हो? ये जैसे मैग्नेट की तरह है। तो हम कार्बोहाइड्रेट को पहचानने के लिए कोई चीज लगाएंगे जो इनको पकड़ ले, और कार्बोहाइड्रेट को पहचानने वाले जो प्रोटीन है उनको बोलते हैं लैक्टिन। तो आप आरबीसी की ग्लाइकोफोरिन के एक्सोप्लाज्मिक डोमेन के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड चेन्स हैं उनको रिकॉग्नाइज करने वाले लैक्टिन लगाओ, वो लैक्टिन इसको पकड़ लेंगे। अगर आप कोई क्रोमेटोग्राफी कर रहे हो तो ये लैक्टिन क्रोमेटोग्राफी है। थोड़ा ब्रॉडली बोलना चाहते हो तो ये एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है, कि एक चीज दूसरी चीज को जानती है, उसका फायदा आप सेपरेट करने के लिए उठा सकते हो।
अभी ऐसे लग रहा है कि बहुत छोटी सी बात है, बट पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन है वो इसी बात के हैं। कार्बोहाइड्रेट पहचानने के काम आता है। सतह पे होगा, सतह बाहर की साइड वाले का नाम होता है। तो एक्सोप्लाज्मिक डोमेन के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट है तो दे आर इम्पोर्टेंट फॉर रिकॉग्निशन। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क कर रहे हो और वहाँ आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कार्बोहाइड्रेट का सहारा लेके सेपरेट करना चाहते हो तो इसका मतलब वो इस्तेमाल कर रहे हो जो कार्बोहाइड्रेट के लिए विशिष्ट होती है। इट मीन्स यू आर यूजिंग कार्बोहाइड्रेट स्पेसिफिक लैक्टिन। कि जैसे एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को लेकर के अलग अलग प्रकार के होते हैं, वैसे लैक्टिन भी अलग अलग प्रकार की होती है कि अलग अलग लैक्टिन अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स को रिकॉग्नाइज करती है। तो स्पेसिफिक लैक्टिन्स का यूज करके हम स्पेसिफिक सेल्स को सेपरेट करें। तो आपने आरबीसी लिया, अगर कोई दूसरी सेल एक्स है उसके ऊपर भी तो मेम्ब्रेन है, उसके मेम्ब्रेन में भी प्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोफोरिन नहीं तो कोई दूसरा होगा, वहाँ पे भी ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, तो हम उनको भी सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर में से अलग अलग सेल्स को हम उनके कार्बोहाइड्रेट के हिसाब से अलग अलग लैक्टिन का इस्तेमाल करके सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स एक्सपेरिमेंटल वर्क में बहुत ज़्यादा काम आ रहा है कि सेल से बाहर का जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, हम उसका इस्तेमाल सेपरेशन टेक्निक्स में कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि ग्लाइकोफोरिन और ग्लाइकोफोरिन से जुड़ा हुआ कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क आता है, एपरेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, रिकॉग्निशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, तो अपन कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप अगर इसमें हम थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो हम ये कहें कि मान लो कि आपके पास कोई टाइप फर्स्ट प्रोटीन है और वो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, लेकिन जिस सेल में वो सिंथेसाइज हो रही है उसके ईआर के अंदर जो ग्लाइकोसाइलेशन एंजाइम है वो खराब है, ग्लाइकोसाइलेशन एंजाइम वो डिफेक्टिव है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? किसी सेल के अंदर टाइप फर्स्ट प्रोटीन बन रही है तो ईआर के अंदर वो सारा काम आप लेंगे, लेकिन वहाँ के कार्बोहाइड्रेट जोड़ने वाला एंजाइम मिसिंग है, फंक्शनल नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं जुड़ेगा। क्लास तो आपको मिल जाएगी, मेम्ब्रेन में लगना अलग चीज़ है, उस पर कुछ जुड़ना अलग चीज़ है। तो मेम्ब्रेन में तो लग जाएगा, टाइप फर्स्ट क्लास विल बी ऑब्जर्व्ड, यू विल फाइंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट द प्रोटीन विल बी मिसिंग द कार्बोहाइड्रेट। अगर आपके पास मिसिंग आ गया तो आप उसको क्रोमेटोग्राफी से या लैक्टिन से सेपरेट नहीं कर सकते, राइट? तो अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज करता है क्वेश्चन बनाने के लिए तो दो चीज़ें ऐड कर देंगे तो आपके लिए मुसीबत बढ़ जाती है। तो आपको सारी चीज़ें इसलिए पता होनी चाहिए कि आप जानें कि कोई चीज़ है तो उसका कनेक्शन यहाँ कार्बोहाइड्रेट में है, ईआर से कनेक्शन है, ग्लाइकोसाइलेशन कनेक्शन है, रिकॉग्निशन के काम आता है, रिकॉग्निशन सेल के अपने बायोलॉजिकल रोल है वहाँ भी काम आता है, और बाहर जाके देखेंगे तो हम क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।